आपका क्लास 11th का एक चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हिंदी में उत्पादन फलन कहते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है। तो आप सब जानते हो कि प्रोड्यूसर मीन्स कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा है, जो गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, मतलब कच्चे माल को आपने उठाया और तैयार माल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं और इस प्रोसेस को करने वाले पर्सन को प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो फिर भाई क्वेश्चन ये उठता है कि फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि क्या किसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सपोज मैं एक शर्ट का प्रोड्यूसर हूं, मेरी कंपनी शर्ट्स में डीलिंग करती है, शर्ट्स का प्रोडक्शन करती है, और मेरे पास आज ऑर्डर आया है कि भाई मुझे 1000 शर्ट्स सप्लाई करनी है। तो मुझे पता है कि भाई मुझे टोटल कितनी शर्ट्स बनानी है, 1000। तो जब मैं ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि 1000 शर्ट्स बनाने के लिए मुझे इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो इनपुट को खरीदने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, मीन्स की कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मुझे, और दूसरी चीज कैपिटल पूंजी के अलावा जो दूसरी चीज चाहिए होगी मुझे, वो लेबर चाहिए होगी। तो ये जो है कैपिटल एंड लेबर जो मुझे शर्ट बनाने के लिए चाहिए, कैपिटल मीन्स पैसा, पूंजी, और लेबर मीन्स जो श्रमिक है वो, तो इसको हम फिजिकल इनपुट बोलते हैं। सपोज मैंने ये पता लगाया, अंदाजा लगाया तकरीबन कि भाई अगर मुझे 1000 शर्ट्स बनानी है तो मुझे 5000 रुपए चाहिए, सॉरी 50,000 रुपए चाहिए, और 10 लेबर चाहिए। 50,000 रुपए और 10 लेबर को लगा के मैं सपोज 10 डेज में 1000 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर दूंगा। तो आप ये समझें कि ये जो इनपुट लगा रहा हूं मैं, इनपुट जिसमें लेबर भी है और कैपिटल भी है, तो इसको कहते हैं फिजिकल इनपुट, हिंदी भौतिक आगत। और ये जो रिजल्ट आएगा, जो बन के रेडी होगा, इसको कहते हैं फिजिकल आउटपुट। और जब आप इन दोनों के रिलेशन को पढ़ रहे हो, रिलेशन, टेक्निकल रिलेशन, हिंदी फलनात्मक संबंध, तो इन दोनों के टेक्निकल रिलेशन को ही नाम दिया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। जरा ध्यान से समझे मेरी बात को। प्रोडक्शन करने के लिए फिजिकल इनपुट लगाना है, और जब फिजिकल इनपुट लगाएंगे तो उससे क्या बन के आएगा, फिजिकल आउटपुट। और जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इसी बात को समझना। तो अगर आप प्रॉपर बुक उठाएं, जैसे संदीप गर्ग से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर लिखा है कि प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। हिंदी उत्पादक फलन, फलनात्मक संबंध है भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन के बीच का। अब आपको यह समझना होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है क्वांटिटी या आउटपुट इज इक्वल टू एफ एल के। इस बात को समझें, क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि भाई जो भी चीज आप बना रहे हो उसकी कितनी क्वांटिटी आपने बनाई है। एफ रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशन और टेक्निकल रिलेशन, फलनात्मक संबंध। एल लेबर के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया है एल, और कैपिटल के लिए इको में जनरली के वर्ड यूज किया जाता है, तो कैपिटल करने वर्ड यूज कर लिया के। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप कितना फिजिकल इनपुट लगाओगे तो उससे कितना आउटपुट बन के आएगा, दोनों का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा होता है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हिंदी शॉर्ट रन मतलब अल्पकाल उत्पादन फलन, और दूसरा दीर्घकाल, लॉन्ग रन। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि भाई शॉर्ट रन किसे कहते हैं और लॉन्ग रन किसे कहते हैं। जरा ध्यान से समझना। शॉर्ट रन वो छोटा टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की सोच रहे हो तो आपको लेबर को चेंज करना होगा, इट मींस वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना होगा, ना कि फिक्स फैक्टर को। और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की सोच रहे हो तो मींस कि आपको ऑल फैक्टर्स को चेंज करना होगा। तो मींस अगर आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर पा रहे हो तो आप शॉर्ट रन में हो, और अगर आप ऑल फैक्टर, सभी कारकों को बदल पा रहे हो, जितने इनपुट है सबको चेंज कर पा रहे हो, तो आप किस में हो, लॉन्ग रन में। ठीक है, जरा एक एग्जांपल से समझना। मेरे पास 3 रूम है, मेरे ट्यूशन में 3 रूम्स हैं सपोज, और 5 टीचर्स हैं। ठीक है, 3 रूम 5 टीचर मिलके हम 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, लेकिन अब हम चाहते हैं 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाना, 150 बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैं शॉर्ट रन में हूं तो नंबर ऑफ रूम तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जल्दी से मैं जगह की अरेंजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब मैंने रूम तो उतने का उतने रहने दिया है। टीचर, नंबर ऑफ टीचर, मान लो सपोज मेरे पास टोटल 8 टीचर हो गए, मैंने टीचर्स बढ़ा दिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको, ये है आपका फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर, ठीक है, और ये है आपका वेरिएबल फैक्टर, हिंदी स्थिर कारक परिवर्ती कारक। देखो शॉर्ट टर्म में ये बदल पा रहा है, जो नंबर ऑफ टीचर्स है मेरे पास वो चेंज कर पा रहा हूं मैं, तो इसे वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती कारक बोलते हैं। और नंबर ऑफ रूम चेंज नहीं हो पा रहे तो ये फिक्स फैक्टर है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वो टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ आप किसको, वेरिएबल फैक्टर को, हिंदी परिवर्तनशील कारक को बदल के आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, देखो 3 रूम 5 टीचर टोटल 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, और अब मैं 200 स्टूडेंट या 250 स्टूडेंट पढ़ाना चाहता हूं तो हमने भाई एक रूम भी एक्स्ट्रा ले लिया है और नंबर ऑफ टीचर्स भी हमने बढ़ा के 8 कर दिए सपोज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर चाहे वो फिक्स है चाहे वेरिएबल है, सब चेंज हो गए। तो ये है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और ये जो आप देख रहे हो इसमें क्या है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदल पा रहा है, तो ये है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, QX इज इक्वल टू एफ एल के ऊपर बार। इसका क्या मतलब कि L मींस लेबर तो वेरिएबल है, लेकिन K कैपिटल जो फिक्स फैक्टर है, स्थिर कारक, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे सॉरी हाँ, वहीं पे अगर आप लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या होता है, QX इज इक्वल टू एफ एल के, दोनों में से किसी के ऊपर बार नहीं आएगा। इट मींस कि लेबर भी चेंजेबल है और कैपिटल भी चेंजेबल, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मींस वो प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, वेरिएबल फैक्टर को बदलना होगा, और लॉन्ग रन में अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो ऑल फैक्टर्स आर चेंजेबल। यहाँ पे ये बात समझाते हुए आपको एक और क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि भाई फिक्स फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है, हिंदी स्थिर कारक परिवर्ती कारक, वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज हो पा रहे हैं। जैसे मेरे इस एग्जांपल में मैं लेबर को चेंज कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती कारक के एग्जांपल है, ये शॉर्ट रन में बदल सकते हैं, ठीक है। और फिक्स फैक्टर क्या है, वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता, जैसे लैंड, कैपिटल, ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें क्या है आपके पास, फिक्स फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 टर्म आपको पहचानना चाहिए। पहला टीपी, टोटल प्रोडक्ट, हिंदी कुल उत्पाद बोलते हैं इसे, कुछ लोग इसे टीपीपी भी बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, हिंदी कुल भौतिक उत्पाद। दूसरा आपको समझना चाहिए एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको कुछ लोग एमपीपी भी बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और तीसरा आपको समझना चाहिए एपी, एवरेज प्रोडक्ट, जिसको कुछ लोग एपीपी भी बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। हिंदी आप ध्यान रखो बेटा, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ठीक है। तो अब ये तीनों टर्म को आपको समझना चाहिए। क्या है टीपी, बहुत सिंपल, आप एक बात बताओ, मेरे ट्यूशन में 3 रूम्स हैं और टोटल 5 टीचर्स हैं, ऐसे ही ना। तो अब आप सबको ये पता लग चुका है कि ये जो 3 रूम है ये फिक्स फैक्टर है शॉर्ट रन में, और ये जो 5 टीचर्स है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास 3 रूम है, 5 टीचर है, और मैं टोटल 100 स्टूडेंट्स पढ़ा पा रहा हूं। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स है यही है मेरा टीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। बुक की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो टोटल प्रोडक्शन जो आपने कैसे किया है, आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको एम्प्लॉयड करके, ठीक है। आपके पास जितने भी फैक्टर है, चाहे वो फिक्स फैक्टर है चाहे वो वेरिएबल फैक्टर, आपने सब एम्प्लॉयड कर दिया, और सबको एम्प्लॉयड करके आपने टोटल जितना गुड्स एंड सर्विस बनाया है, इट्स कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर दूसरे वर्ड की तरफ अगर आप जाएं, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये क्या है जरा समझें। जिस प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, और जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में ये होता है कि भाई फिक्स फैक्टर तो फिक्स रहेगा, सिर्फ चेंज कौन होगा, वेरिएबल फैक्टर। आप जरा देखो, 3 रूम 5 टीचर 100 स्टूडेंट्स, है ना, और रूम तो भाई 3 ही है क्योंकि शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है। और मैं एक और टीचर ले आया, छठा टीचर ले आया, और अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 हो गए। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा समझो, जब आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाओगे,
वेरिएबल फैक्टर, हिंदी परिवर्ती कारक। तो आपके टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा, आपने एक एक्स्ट्रा टीचर लगाया तो इसकी वजह से आप देखो आपका टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हो गया, टोटल प्रोडक्ट आपका 20 से चेंज हो गया। तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मार्जिनल प्रोडक्ट के फॉर्मूले की, तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले लिख सकते हो। पहला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब अभी मेरे इस एग्जांपल में देखो टोटल प्रोडक्ट 6 टीचर से माइनस टोटल प्रोडक्ट 6 माइनस 1, इट मींस की 5 टीचर से, दोनों का डिफरेंस। तो एमपी इज इक्वल टू 6 टीचर से 6 टीचरों से टोटल कितना प्रोडक्शन था, 120 बच्चे पढ़ा रहे थे 6 टीचर्स, और 5 टीचर्स मिलकर कितने 100 स्टूडेंट को पढ़ा पा रहे थे। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका 20 है। अच्छा बेटा, एक और बात ध्यान रखना है आपको कि मार्जिनल प्रोडक्ट को, सीमांत उत्पाद को निकालने का एक और तरीका होता है डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा लेबर, कि भाई जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया, जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल निकालूं तो कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यूनिट नहीं गिवन, 6 में से 5th माइनस करना है। यहाँ पे पहले 5 आपके पास टीचर थे, अभी सीधा 8 हो गए, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम आएगा बेटा, देखो चेंज इन टीपी, टीपी में कितने का चेंज आया, मेरे इस एग्जांपल में टीपी में 50 का चेंज आया, अपॉन में चेंज इन लेबर, लेबर में 3 का चेंज आया, तो 50 अपॉन 3 डिवाइड होके जो भी आएगा वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लास्ट टर्म कि भाई एवरेज प्रोडक्ट किसे कहते हैं, एपी क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर आउटपुट, मतलब एक वेरिएबल फैक्टर ने कितना आउटपुट दिया है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट एक ने कितना दिया है उसको निकालना ही एवरेज प्रोडक्ट है। अगर मैं आपसे एपी की बात करूं, सपोज जैसा मैंने भी अपने एग्जांपल में कहा कि 3 रूम्स 5 टीचर्स 100 स्टूडेंट, तो भाई 5 टीचर्स मिलके अगर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, 100 डिवाइड बाय 5, तो जो आपका निकल के आया कि एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो यही है आपका एपी। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन लेबर, इस तरीके से आपको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं अभी तक ओवरऑल समरी की बात करूं तो क्या हुआ है, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि भाई फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का फंक्शनल रिलेशन, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से पहले ये जरूर देखेगा कि जितना मुझे आउटपुट चाहिए उसके लिए मुझे कितना इनपुट लगाना है, तो दोनों के रिलेशन को, फंक्शनल रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे कैसे, QX इज इक्वल टू FLK, ये जो है ये फिजिकल इनपुट है, ये फिजिकल आउटपुट है, और ये F फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन, हिंदी फलनात्मक संबंध को बता रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की अगर आपको स्टडी करनी है तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन 2 टाइम पीरियड होते हैं। शॉर्ट रन मींस इतना छोटा टाइम पीरियड कि अगर आपको अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो आपको सिर्फ एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होगा और वहीं पे अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, दीर्घकाल बोलते हैं हिंदी, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आपको ऑल फैक्टर, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक नया क्वेश्चन था कि भाई फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल क्या है। देखो जो शॉर्ट टर्म में बदल पा रहा है वो वेरिएबल फैक्टर है, जो शॉर्ट टर्म में नहीं बदल पा रहा वो फिक्स फैक्टर है। मेरे इस एग्जांपल में टीचर्स को चेंज कर पा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में तो वो वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन जो नंबर ऑफ रूम है वो चेंज में नहीं कर पा रहा शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम पीरियड में, तो वो फिक्स फैक्टर है। ठीक है, फिर टीपी, एमपी, एपी, टोटल जितना आपने बनाया टीपी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया वो एमपी, और पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर ने जो प्रोडक्शन किया, मतलब एक लेबर ने जो प्रोडक्शन किया एवरेजली, वो आपका एपी। ठीक है, तो चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। अभी आपको एक टॉपिक पे ध्यान देना है जो शॉर्ट टर्म का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है। हिंदी में इसे परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं, और कुछ लोग इसको रिटर्न टू अ फैक्टर, एक कारक का प्रतिफल भी बोलते हैं। और है कब का कॉन्सेप्ट? शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने क्या कहा कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल।
मीन्स कि कुछ फैक्टर आपको फिक्स रखने होंगे और कुछ क्या करना होगा, आपको वेरी करना होगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब आप कुछ फैक्टर को फिक्स रखोगे, मतलब फिक्स वाले फैक्टर को फिक्स रखोगे और वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती कारक को लगातार बदलोगे, तो जो प्रोडक्शन आएगा जिसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हो, आपको पता होगा एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से जो प्रोडक्शन आता है इट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब आप फिक्स को फिक्स रखे और वेरिएबल को लगातार बदलोगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा उस मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, उसी बिहेवियर को नाम दिया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। और जनरली ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 मार्क्स के लिए, 6 नंबर के लिए। जरा ध्यान देना, सपोज कैपिटल एंड लेबर, आप देख रहे हो कैपिटल के ऊपर मैंने लाइन चला दिया, मतलब कैपिटल कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कैपिटल हर बार सपोज फिक्स्ड है। अब जरा ध्यान दे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब आप फिक्स फैक्टर को फिक्स रखोगे, शॉर्ट टर्म में होता है ऐसा, और वेरिएबल फैक्टर को लगातार बदलोगे, तो इनिशियली आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, इनिशियली आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, शुरुआत में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा 2 3 4, देन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू करेगा 3 2 1 0, और फिर लास्ट में 0 होके वो नेगेटिव भी चला जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जब आप शॉर्ट टर्म में फिक्स फैक्टर को क्या करने वाले हो, फिक्स रखने वाले हो, और उसके साथ वेरिएबल फैक्टर को लगातार बढ़ाने वाले हो, तो आपका सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करेगा, शुरुआत में बढ़ेगा, देन क्या होगा, देन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू होगा, एंड फाइनली क्या होगा, 0 से नेगेटिव चला जाएगा। आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्ट, एक और फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी, एमपी का सम ही टोटल प्रोडक्ट होता है। आप ये देखें कि एक लेबर ने मार्जिनली कितना प्रोडक्शन किया, 2, और जब दूसरा लेबर आया तो उसने 3 प्रोडक्शन किया, तो टोटल कितना हो गया, 5। थर्ड लेबर ने 4 का प्रोडक्शन किया तो टोटल 9, अगले लेबर ने 3 का तो टोटल 12, अगले लेबर ने 2 का तो टोटल 14 15 15 एंड 14, है ना। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, आप एक बार टीपी के बिहेव को भी देख लें। जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा है, आप देखें टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई स्पीड से टीपी बढ़ रहा है। आप देखें टीपी ने पहले कितने की छलांग मारी, 3 की, फिर टीपी कितने से बढ़ गया, 3 के बाद 4 से, है ना। तो जब तक एमपी इंक्रीज करेगा, टीपी इंक्रीजिंग स्पीड से इंक्रीज करेगा। जैसे ही एमपी ने डिक्लाइन करना शुरू किया, घटना शुरू किया, अब आप अपने टीपी को देखें, वो अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। एमपी डिक्रीज हो रहा है लेकिन टीपी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार जो इंक्रीज करने की स्पीड है वो डिमिनिशिंग स्पीड हो गई है, घटती हुई स्पीड हो गई है। एंड अल्टीमेटली देखें, जब एमपी नेगेटिव चला गया तो अब आपके टीपी ने फाइनली जाके क्या करना शुरू किया है, गिरना स्टार्ट किया, डिक्लाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब तक ये इंक्रीज कर रहा है तब तक ये इंक्रीजिंग स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है। जब ये डिक्लाइन कर रहा है ये तो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड अब डिमिनिशिंग हो गई है, घटती हुई स्पीड से बढ़ रहा है। एंड फाइनली जब ये नेगेटिव चला गया तो आपके एमपी ने डिक्लाइन करना, गिरना शुरू कर दिया। और बस जब शॉर्ट रन में आप फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हुए वेरिएबल फैक्टर चेंज करोगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट में बिहेव होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट में बिहेव होगा, इसी बिहेव को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम या रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं। और बिहेव आपने देखा है, क्या बिहेव कर रहा है, इनिशियल फेज। सबसे पहले देखो, अगर आपको ध्यान रखना है तो इनिशियल फेज में ध्यान दो। पहले शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में फिक्स के साथ वेरिएबल एम्प्लॉयड किया, एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीजिंग स्पीड से इंक्रीज। बेटा जी इसको कहते हैं इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हिंदी बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम। वजह देखो, एमपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और ये भी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि इसी के सम से ये आया है। तो इस फेज का क्या नाम है, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहीं पे आप सेकंड फेज पे ध्यान दें, सेकंड फेज में क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से, एमपी डिक्लाइन कर रहा है लेकिन ये अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग स्पीड से, घटती हुई स्पीड से। तो नाम दे दिया हमने डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड अल्टीमेटली फाइनली देखें क्या हुआ, फाइनली जब ये नेगेटिव गया तो उसने गिरना शुरू कर दिया टीपी ने, इट्स कॉल्ड नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात के नियम की ये 3 स्टेजेस होते हैं और जो डेफिनेशन आपने सुना है, ठीक है। अगर मैं इसी बात को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, y एक्सेस x 0, y डैश x, यहां पे लीवर, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। सीधा आप मार्जिनल प्रोडक्ट पे ध्यान दें। एमपी क्या कर रहे हैं? एमपी इनिशियली इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम। देन एमपी क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करते हुए 0 एंड फाइनली नेगेटिव। ये बिहेवियर था एमपी का। तो बस ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम, फिर यहां से इधर A to B इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, B to C डिमिनिशिंग और C के बाद नेगेटिव। और अगर आप यहीं से TP के बारे में बोलना चाहते हैं तो TP को भी यहीं से आप ऐड कर दीजिए। देखो जब तक ये इंक्रीज कर रहा है, TP इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ा है, स्पीड पे ध्यान दें, सीधा स्टेट पर चला गया, ठीक है। देन जब ये डिक्लाइन कर रहा है, ये अभी भी बढ़ेगा लेकिन स्पीड कैसी है? डिमिनिशिंग। और जब ये नेगेटिव चला गया तो अब TP की स्पीड क्या है? डिक्लाइन। तो डायग्राम में ये है इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये भी पूछा कि एक प्रोड्यूसर, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, 3 फेजेस है ना, एक प्रोड्यूसर कौन से फेज में, कौन से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टे करना चाहता है? तो आप याद रखें कि हमेशा सेकंड फेज सबसे बेस्ट फेज होता है। देखो जो फर्स्ट फेज है वो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में तो किसी का भी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो थर्ड फेज है उसमें मार्जिनल ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है ना। तो जो सेकंड फेज है उसी में आपको अपना टॉप पॉइंट भी मिलता है, जब टीपी टॉप पे होता है। तो एक प्रोड्यूसर इसी फेज में, सेकंड फेज में रहना पसंद करेगा। तो आप ये देख लीजिए, ये टोटल है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और देखो याद नहीं करना, समझने की जरूरत है कि क्या कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। और क्या होता है शॉर्ट रन में? जब आप फिक्स को फिक्स रखोगे और उसके साथ लगातार किसको एम्प्लॉयड करोगे? वेरिएबल को। तो क्या होगा? एमपी एक बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? इनिशियली एमपी इंक्रीज करेगा, देन एमपी डिक्लाइन करेगा, फाइनली एमपी 0 से नेगेटिव चला जाएगा। और इसी बिहेवियर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। और एमपी की इस हरकत की वजह से टीपी भी कुछ कर रहा है, उस बात को आप और ऐड कर लो। टीपी क्या कर रहा है? जब तक ये इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या है? इंक्रीजिंग स्पीड से। फिर जब ये डिक्लाइन कर गया तो भी वो स्पीड, वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार स्पीड क्या है? डिमिनिशिंग स्पीड, घटती हुई स्पीड से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले ये 3 से बढ़ गया, अब ये 2 से बढ़ गया, अब यहाँ पे 1 से बढ़ गया, एंड फाइनली जब एमपी नेगेटिव चला गया तो भाई जिस चीज से टीपी आ रहा है वही नेगेटिव चला गया, तो एमपी अब बढ़ना नहीं, अब गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जामिनर ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को इस तरीके से पूछा कि एक्सप्लेन डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, घटते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम बताओ। तो बेटा जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट फेज होता है इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो सेकंड फेज है ये है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और थर्ड जो है वो नेगेटिव है। तो अगर आपसे कोई डिमिनिशिंग पूछता है तो आपको सिर्फ इतने के बारे में बताना है। जब एमपी क्या कर रहा है? जब एमपी क्या कर रहा है? एमपी बढ़ रहा है, सॉरी एमपी डिक्रीज कर रहा है। और टीपी क्या कर रहा है? टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड कौन सी है? स्पीड डिमिनिशिंग है। तो ये इतना सा टेबल का पोर्शन और डायग्राम में सिर्फ इतना बिहेवियर, जब एमपी डिक्लाइन कर रहा है, टीपी डिमिनिशिंग स्पीड से बढ़ रहा है, घटती हुई स्पीड से बढ़ रहा है, इट्स कॉल्ड डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसे एग्जामिनर का मूड है भाई, वो नेगेटिव भी पूछ सकता है, वो इंक्रीजिंग भी पूछ सकता है, वो ओवरऑल भी पूछ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि टीपी और एमपी में रिलेशन क्या है? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो हमने कर लिया ना, हमने कवर कर लिया, रिलेशन आपको पता है। जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा है टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, बट स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड इसकी इंक्रीजिंग है, बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा है, तेजी तेजी में भाग रहा है। जब एमपी डिक्लाइन कर रहे हैं तो टीपी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब स्पीड कैसी है? डिमिनिशिंग। और जब एमपी नेगेटिव चला गया तो टीपी ने गिरना शुरू कर दिया। ये 3 बातें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से हमने बता दी। और जो एक्स्ट्रा बात है वो ये कि जब एमपी अपने टॉप पे होता है तो टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु,
मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे टीपी अपने बढ़ने की स्पीड में चेंज करता है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग स्पीड, आफ्टर दैट डिमिनिशिंग स्पीड, तो इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक ये चौथा पॉइंट, और पांचवा कि जब एमपी 0 पे होता है तो उस टाइम टीपी अपने टॉप पे होता है। तो 3 पॉइंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले और 2 एक्स्ट्रा, तो आपका बन गया रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। 2 एक्स्ट्रा क्या कि जब एमपी टॉप है तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी 0, टीपी टॉप। ठीक है जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि टीपी और एमपी में तो रिलेशन देख लिया आपने, एमपी और एपी में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, एमपी एंड एपी के रिलेशन को अगर आपको समझना है तो इसी टेबल में कुछ चेंजेस कर देता हूं और उससे हम इस रिलेशन को समझ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए आपको मैं पीछे ही बता चुका कि आपके एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन लेबर। तो आप एक काम करो, अपने टीपी को लेबर से डिवाइड करो और एपी कैलकुलेट करो। एक बार आपको एपी मिल गया तो आप एपी और एमपी के रिलेशन को बता देंगे। देखें 2 डिवाइड बाय 1 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 3, 12 डिवाइड बाय 4 3, 15 डिवाइड बाय 5 2.8, 16 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 6, ये 14 बाय 5 था 2.8, 15 बाय 6 2.5 है ना, 2.5, 6 2 ज़ा 12, हाँ जी 2.5, 15 डिवाइड बाय 7 2.1 एंड 14 डिवाइड बाय 1 जो भी है मतलब 2.1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलिए अब एपी और एमपी का रिलेशन, टीपी को हटा दीजिए क्योंकि अब आप टीपी के साथ रिलेशन नहीं देख रहे, अब रिलेशन देख रहे हैं एमपी एंड एपी। जो मैं देख पा रहा हूं इस टेबल पे अगर आप ध्यान दें तो एपी एमपी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, थोड़े टाइम बाद ये दोनों दोबारा इक्वल हो गए। तो आप यहां से इस पॉइंट को समझें, मुझे ये नजर आ रहा है कि जब तक एपी इंक्रीज कर रहा है, एपी देखिए इंक्रीज कर रहा है 2, 2.5, 3, तब तक एमपी हर जगह एपी से ग्रेटर देन है। फर्स्ट पॉइंट मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब तक आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तब तक हर जगह एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट है। जो अगली बात मुझे समझ में आ रही है कि जब एमपी एपी के इक्वल हुआ है तो उस टाइम आप ध्यान से देखें एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, एपी की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, और जब एमपी उसके इक्वल हुआ है तो एपी अपने टॉप पे है। अगली चीज पे ध्यान दें, जैसे ही एपी ने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो अब देखें आप ध्यान से कि जो एमपी है वो लेस देन एपी है। तो ये 3 बातें टोटल मेनली सामने आ रही है। क्या है ये 3 चीजें? जब तक एमपी ग्रेटर देन, पॉइंट फर्स्ट, व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, तो आपके इस केस में एपी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट सेकंड, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एपी अपने टॉप पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे आ चुका है। पॉइंट थर्ड, एमपी लेस देन एपी, जब एमपी लेस देन एपी है तो एपी लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इसी बात को आप ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं ऊपर का टीपी वाला पोर्शन बता रहा हूं क्योंकि अब मैं रिलेशन बिटवीन टीपी और एमपी नहीं एपी और एमपी बता रहा हूं। ध्यान दो, दोनों ने शुरुआत कहां से की है? सेम पॉइंट से। दोनों का शुरुआत कहां से? सेम पॉइंट से। और जब तक एमपी ग्रेटर देन है एपी को इंक्रीज करना है, तो देखिए आप एपी को इंक्रीज करवाएं यहां से। अब देखिए जब तक एमपी ग्रेटर देन है एपी को मैं इंक्रीज करवा रहा था, अब जैसे ही दोनों ने टच किया तो आप समझ जाएं, जैसे ही दोनों का टच हुआ है तो एपी अपने टॉप पॉइंट पे है, एपी का टॉप आ चुका है, इससे ऊपर अब इसे मत बढ़ाना। और अब यहां से एपी को क्या करना है? लगातार गिरना है, फॉल करना है। एपी और एमपी का रिलेशन आप देखें इस पॉइंट पे, यहां पे देखें, इस पूरे एरिया को देखें, क्या है? एमपी ग्रेटर देन एपी है और एपी इंक्रीज कर रहा है। इस वाले पॉइंट को देखें, क्या है? दोनों इक्वल हैं तो एपी अपने टॉप पे है, इसके बाद एपी बढ़ा नहीं। और फिर इस वाले पोर्शन को देखें, इस वाले पोर्शन को देखें, जैसे ही एमपी लेस देन हुआ एपी ने फॉल करना शुरू कर दिया। तो ये 3 तो बड़ी बातें सामने आ रही है। जो कुछ और छोटी छोटी बातें सामने आ रही है वो ये है, पहली चीज एमपी नेगेटिव जा सकता है। आप देखिए एमपी नेगेटिव गया है लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं जाते। यहां पे भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि भाई एपी नेगेटिव क्यों नहीं होता?
एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन एल, और टोटल प्रोडक्शन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन जो आपने बनाया वो नेगेटिव में बन जाए, तो इसलिए कभी भी एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं जाता। लेकिन मार्जिनल क्या है, मार्जिनल तो टोटल का चेंज है, चेंज तो नेगेटिव जा सकता है। भाई पिछले महीने हमारी फैक्ट्री में 1000 शर्ट्स बने थे, इस महीने 800 शर्ट्स बने, तो चेंज कितना है, माइनस का 200। तो एमपी नेगेटिव जा सकता है, एपी नेगेटिव नहीं जाता, एक बात। दूसरी बात अगर आप ध्यान दें, तो जब एपी और एमपी दोनों ने गिरना शुरू किए, तो एमपी के फॉल करने की स्पीड एपी से ज्यादा है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है और टेबल में भी देखें। जब दोनों एक साथ फॉल कर रहे हैं, यहां से देखें दोनों ही फॉल कर रहे हैं, तो ये देखो कितने से फॉल कर रहा है, 0.3, बट इसको देखो 1 से फॉल कर गया, 0.4, इसको देखो पूरे 1 से कम हो गया। तो जब दोनों साथ में फॉल करना शुरू करते हैं, गिरना शुरू करते हैं, तो एमपी के फॉल करने की स्पीड एपी के फॉल करने की स्पीड से हाई होती है, तेज होती है। और एक और लास्ट पॉइंट जो एग्जामिनर 1 मार्क्स में पूछता है आपसे, कि एपी और एमपी दोनों में से टॉप पॉइंट किसका पहले आता है। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, एमपी आके एपी को इंटरसेक्ट करता है, तो एपी को जब वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा एमपी, तो उस टाइम एमपी फॉल कर रहा होगा, तो इसलिए पहले टॉप पॉइंट किसका आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी का। आप चेक कर लो ना, देखो एमपी का टॉप पॉइंट ये है और एपी का टॉप पॉइंट ये है, तो पहले कौन आया, सपोज है ना, तो पहले कौन आया, एमपी का टॉप पॉइंट पहले आया। ऐसे टेबल में चेक करो, एमपी का टॉप पॉइंट क्या है 4 और एपी का टॉप पॉइंट क्या है 3, तो पहले किसका टॉप आ रहा है, एमपी का टॉप पहले आ रहा है। ये ध्यान रखें कि एमपी का टॉप पॉइंट एपी के टॉप पॉइंट से पहले आता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने सारे रिलेशन और उसके अलावा जो भी टर्म्स है वो सब आपको मैंने बता दिए, और जो टोटल इस चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज हुए हैं वो भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते कैसे, क्यू एक्स इक्वल टू एफ एल के। अगर शॉर्ट रन का है, शॉर्ट रन, तो लिख देना है क्यू एक्स इक्वल टू एल के ऊपर बार। लॉन्ग रन है तो क्यू एक्स इक्वल टू एल के। जो फॉर्मूले यूज किए आपने, एक तो आपने यूज किया कि एमपी का समीशन टीपी होता है, दूसरा अगर आपको एमपी चाहिए तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 कर लीजिए, या फिर डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा लेबर कर दीजिए, और एपी इक्वल टू टीपी अपॉन में लेबर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।